तो बच्चों आइए आज के इस रोमांचक सफर के माध्यम से हम लोग सीखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी खाते व साझेदारों के चालू खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बच्चों उससे पहले ही हम लोग सर्वप्रथम जानने का प्रयास करेंगे उस प्रश्न की बारीकियों को, जिस प्रश्न के माध्यम से ही हम लोग आज लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी व साझेदारों के चालू खाता बनाना सीखने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं उस प्रश्न की बारीकियों को। बच्चों प्रश्न जो है वो कहता है कि अनंत, शिव और गंगाराम जी जो हैं वो साझेदार हैं। कौन कौन साझेदार हैं बताइए? अनंत, गंगाराम जी और शिव जी जो हैं वो क्या है, एक फर्म में साझेदार हैं बच्चों। और कहा गया कि उन्होंने वर्ष 2019 में 1,60,000 रुपए 1,66,000 रुपए का लाभ अर्जन किया। बच्चों किन्ने लाभ अर्जन किया? तो अनंत, शिव और गंगाराम जी के द्वारा संचालित की जा रही उनकी फर्म ने बच्चों वर्ष 2019 में 1,66,000 रुपए का लाभ अर्जित किया है बच्चों। और कहा गया बच्चों कि गंगाराम जी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पूंजी व्यापार में नहीं लगाया गया। किनके द्वारा व्यापार में पूंजी नहीं लगाई गई? तो गंगाराम जी के द्वारा व्यापार में किसी भी प्रकार का पूंजी नहीं लगाया गया बच्चों। और बोला गया कि गंगाराम जी को ही 24,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। 24,000 रुपए किनको वेतन दिया जाएगा प्रति वर्ष? तो गंगाराम जी को 24,000 रुपए प्रति वर्ष वेतन के रूप में दिया जाएगा। ये कहां प्रावधान रखा गया है? तो ये साझेदारी में प्रावधान रखा गया है। किनके द्वारा संचालित की जा रही साझेदारी में? तो अनंत जी, शिव जी और गंगाराम जी के द्वारा संचालित की जा रही इस साझेदारी व्यवसाय में ये प्रावधान रखा गया है बच्चों। और कहा गया कि अनंत और शिव जी ने क्रमशः 1,60,000 रुपए और 1,60,000 रुपए प्रत्येक ने क्या किए? पूंजी के रूप में व्यापार के संचालन प्रक्रियाओं के लिए लगाए हैं बच्चों। और बोला गया कि अनंत और शिव जी के द्वारा लगाई गई पूंजी पर उनको प्रति वर्ष 5% की दर से क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा। इस ब्याज का भी प्रावधान उन्होंने अपनी साझेदारी संलेख में कर रखा है बच्चों, है ना। और बताया गया बच्चों कि इसके अतिरिक्त गंगाराम जी को कुल लाभ का 5% क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा। लेकिन ऐसे लाभों में से बच्चों जिनमें आपने पहले ही क्या कर दिया? गंगाराम जी को 24,000 रुपए वेतन के रूप में दे दिए। आपने अनंत जी और शिव जी को क्या कर दिए भैया? उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे दिए। उसके तत्पश्चात जो धनराशि लाभ के रूप में बची हुई है आपके फर्म में, उसी धनराशि पर आप क्या करने वाले हो बच्चों? 5% गंगाराम जी को कमीशन के रूप में देने वाले हो बच्चों, है ना। तो और क्या कहा गया? आइए जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। और कहा गया कि यह पुनः निश्चय किया गया कि शेष लाभ का 20% दान कोष में लगाया जाएगा तथा शेष अनंत और शिव में समान रूप से बांटा जाएगा। बोला जा रहे हैं कि यह निश्चय पुनः किया गया कि शेष लाभ का 20% हिस्सा जो है वो कहां जाएगा? तो दान कोष में लगाया जाएगा। अब शेष लाभ कहां से भैया आपने क्या कर दिए? पहले तो गंगाराम जी को 24,000 रुपए वेतन दे दिए। आपने अनंत जी और शिव जी को क्या कर दिए? उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 55% ब्याज दे दिए। और साथ ही साथ आपने जो बची हुई लाभ की राशि थी उस पर से आपने बच्चों गंगाराम जी को 5% कमीशन दे दिए। उसके तत्पश्चात जो लाभ की राशि बची हुई है उसी पर आप लोगों को क्या करना है? 20% दान कोष में दे देने हैं, है ना। और उसके बाद कहा गया जो भी लाभ अथवा हानि की राशि बचती है उनको साझेदारों में कौन कौन साझेदार हैं भैया? आपके अनंत जी, शिव जी और गंगाराम जी हैं। लेकिन अनंत जी और शिव जी में आप लोगों को विभाजित करने की बात कही गई है बच्चों। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया गया कि साझेदारी वर्ष में उन्होंने क्या किया? कुछ आहरित किए। अनंत जी, शिव जी और गंगाराम जी ने क्रमशः 20,000, 18,000 और 26,000 रुपए की धनराशि का आहरण किया है बच्चों अपने व्यक्तिगत प्रयोगों के लिए या व्यक्तिगत उपयोगों के लिए। तो आइए मैं बताता हूं आखिर इस प्रश्न की बदौलत हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी व साझेदारों के चालू खाते किस प्रकार से बनाएंगे। तो बच्चों जब भी आप लोग किसी क्वेश्चन को हल करते हो तो उस क्वेश्चन को हल करने के पूर्व ही आप लोगों को एक कार्य करना अनिवार्य है। यकीन मानिए यदि जो भी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं उस चीज को आप फॉलो करते हो तो
आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन दिया जा रहे, आप लोगों का जो प्रश्न रहेगा वो बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला है। तो सर्वप्रथम आप लोगों को बनाने हैं किसी भी क्वेश्चन को हल करने के पूर्व ही भैया कार्यविधि। अब ये कार्यविधि कैसे बनाई जाती है, तो आइए मैं आप लोगों को बना के बताता हूं कि कार्यविधि कैसे बनाई जाती है। बच्चों सर्वप्रथम हम लोगों को क्या कहा गया कि भैया आपके व्यापार में लाभ के रूप में कितने अर्जित किए हैं, 1,66,000 रुपए की लाभ अर्जन किए हैं। किसने किए हैं, आपके फर्म ने 1,66,000 रुपए का लाभ अर्जन किया है बच्चों। ये आपका पहला पॉइंट हो गया कार्यविधि में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि भैया आपने वेतन के रूप में गंगाराम जी को 24,000 रुपए की धनराशि दे दी। किनको वेतन के रूप में दे दी, गंगाराम जी को 24,000 रुपए प्रति वर्ष वेतन के रूप में आपने दे दी। आपका ये दूसरा पॉइंट हो गया कार्यविधि में बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि यहां पास देखिए अनंत जी और शिव जी ने 1,60,000 रुपए और 1,60,000 रुपए की क्रमशः धनराशि अपने व्यापार के संचालन में क्या किए हैं, लगाए हुए हैं पूंजी के रूप में, है ना। चौथा पॉइंट कहते हैं बच्चों कि अनंत जी और शिव जी के द्वारा लगाई गई पूंजी पर उनको 5% प्रति वर्ष की दर से क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। तो आइए ब्याज की गणना कर लेते हैं। जैसे कि अनंत जी का क्या है भैया, 1,60,000 रुपए उन्होंने लगाए हैं और शिव जी ने भी लगाए हैं 1,60,000 रुपए। तो बच्चों यदि आप 1,60,000 रुपए का इंटू करते हो किससे, 5 से, 5 से, और डिवाइड करते हो 100 से, तो कितना निकल करके आता है, आंसर जो है वो निकल करके आता है बच्चों 8,000 रुपए। मतलब 1,60,000 रुपए की धनराशि पर यदि आप 5% की दर से ब्याज की गणना करोगे बच्चों, तो वो निकल करके आएगा कितने रुपए, 8,000 रुपए। जैसे ही हमने अनंत जी का 8,000 रुपए क्या निकाला, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज निकाला, ठीक उसी प्रकार से हम लोग शिव जी की भी द्वारा लगाई गई पूंजी पर यदि ब्याज की गणना करते हैं बच्चों, तो कितना निकल करके आता है, वो भी निकल करके आएगा 8,000 रुपए की धनराशि बच्चों, है ना। और पांचवें पॉइंट में हम लोगों को क्या कहा गया, तो बच्चों हम लोगों को बताया गया कि हम लोगों को कमीशन के रूप में गंगाराम जी को 5% की धनराशि देनी है। किस धनराशि की बात कही जा रही है, तो आपने जब वेतन दे दिए थे, किनको वेतन दे दिए थे, गंगाराम जी को, आपने क्या कर दिए थे, अनंत जी और शिव जी को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज दे दिए थे। उसके तत्पश्चात जो धनराशि बची थी लाभ के रूप में, उसी धनराशि पर आपको क्या करने थे, 5% की दर से कमीशन आपको देने थे गंगाराम जी को। तो गंगाराम जी को यदि हम लोग 5% कमीशन देते हैं तो किस धनराशि पर देंगे, वेतन हमने दे दिए थे 24,000 रुपए और 8,000 रुपए हमने अनंत जी को ब्याज के रूप में दिए और शिव जी को भी हमने क्रमशः 8,000 रुपए की धनराशि दिए थे, मतलब 16,000 रुपए। 16,000 और 8,000 रुपए को जब आप योग करते हो बच्चों, तो वो योग निकल करके आता है 40,000 रुपए। और 40,000 रुपए को यदि आप कुल लाभ में से, मतलब आप 1,66,000 रुपए में से माइनस कर देते हो, तो आपके पास बचते कितने हैं, 1,26,000 रुपए बच्चों। और 1,26,000 रुपए में से ही आपको क्या करने हैं भैया, आपको देने हैं कमीशन। किनको, तो गंगाराम जी को। गंगाराम जी को जैसे ही आप कमीशन दोगे किसमें से, 1,26,000 रुपए में से बच्चों कितने परसेंट, 5%, तो वो निकल करके आता है बच्चों आपका 6,300 रुपए। कितना निकल करके आता है बताइए, 6,300 रुपए की धनराशि वो निकल करके आती है बच्चों। और क्या कहा गया बच्चों, और कहा गया कि आप लोगों को दान कोष में लगाने हैं कितने परसेंट, तो 20% दान कोष में देने हैं। किसमें से, तो भैया आप लोगों को देने हैं किसमें से, दान कोष में। तो जब आपने दे दिए थे वेतन किनको, गंगाराम जी को, साथ ही साथ आप लोगों ने दे दिए थे पूंजी पर ब्याज किनको, अनंत जी को और शिव जी को, और साथ ही साथ आप लोगों ने दे दिए थे क्या, कमीशन गंगाराम जी को। उसके तत्पश्चात ही जो धनराशि बची हुई थी उस पर आप लोगों को देने थे क्या, 20% दान कोष में। तो वहां पास 20% दान कोष में किस धनराशि का दिया जाएगा, 24,000 रुपए आपने वेतन के दे दिए, 16,000 रुपए आपने पूंजी पर ब्याज दे दिया और 6,300 रुपए की धनराशि बच्चों आप लोगों ने गंगाराम जी को कमीशन के रूप में दे दी। तो बची कितनी धनराशि, हाँ बची कितनी धनराशि, आपने 46,300 रुपए की जो धनराशि थी बच्चों वो किस रूप में दे दिए थे, 46,300 की धनराशि है बच्चों, उनको आपने दे दिए थे किस रूप में,
अपने फर्म के खर्चे के रूप में, जैसे कि वेतन के रूप में, पूंजी पर ब्याज के रूप में और कमीशन के रूप में। अब 46,300 की जो धनराशि है उसको माइनस कर दीजिए किसमें, 1,66,000 में, और जो बची धनराशि है उसी पर आप क्या करोगे, 20% दान कोष में देने वाले हो। तो यहाँ पास कितने रुपए बचते हैं, 46,300 को माइनस कर दीजिए 1 लाख किसमें से, 66,000 में से बच्चों, तो आपके पास बचती हैं क्या, 1,19,700 रुपए की धनराशि। और जब आप 1,19,700 रुपए की धनराशि पर क्या करते हो बच्चों, 20% की दर से क्या करते हो, दान में क्या कर देते हो, दे देते हो, तो उस दान की राशि जो निकल करके आती है वो होती है बच्चों 23,940 रुपए। कितने रुपए होती हैं बताइए, 23,940 रुपए होती हैं बच्चों। चूंकि 1,19,700 रुपए की यदि आप 20% हिस्सा निकालते हो तो वो निकल करके आती हैं आपके लिए 23,940 रुपए की धनराशि बच्चों। और क्या क्या चीजें बताई गई आप लोगों को, तो बताई गई बच्चों आप लोगों को 7वें पॉइंट में ही जो हम लोग कार्यविधि कर रहे हैं उसमें कि भैया लाभ हानि का विभाजन आप लोगों को अनंत और शिव जी में क्या करने हैं, समान रूप से करने हैं, इक्वल करने हैं, है ना। तो यहां पास देखिए अब लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रही है हम लोगों को पहले से पता चल जाएगा क्या, नहीं ना। तो इसको हम लोग करेंगे लास्ट में। और आप लोगों को बताया गया बच्चों कि आहरण की कुछ राशियां निकाली गई अनंत जी, शिव जी और किसके द्वारा, गंगा राम जी के द्वारा, क्रमशः 20,000, 18,000 और 26,000 रुपए की धनराशि। तो लाभ हानि का बंटवारा हम लोग एंडिंग में करेंगे, उससे पहले ही हम लोग बना लेते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। तो आइए फटाफट के अंदाज में चलते हैं और लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे लाभ हानि नियोजन खाते का फॉर्मेट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो आइए चलते हैं और कौन सी चीजों को कहां पास लिखनी है, किस पक्ष में लिखनी है लाभ हानि नियोजन खाते के, उसको बताते चलिएगा और मैं यहां पास आप लोगों के सामने लिखते हुए चलूंगा। बच्चों जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से ही बता दिया था कि जब आप लोगों को क्या हो रहा है, फर्म को हानि हो रही है या फर्म के खर्चे हो रहे हैं तो उसको किस पक्ष में लिखने हैं, लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में लिखने हैं। और यदि फर्म को इनकम हो रही है, लाभ हो रही है, तो उसको लाभ हानि नियोजन खाते के किस ओर लिखने हैं, तो उसको लिखने थे बच्चों आपको लाभ हानि नियोजन खाता के समाकलन पक्ष की ओर। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे व्यवसाय को लाभ अर्जन कितने का हुआ था, तो जिसको हम लोगों को लिखने हैं लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष की ओर शेष लाया गया के रूप में बच्चों। तो बच्चों देखिए शेष लाया गया के रूप में यदि हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर, शेष लाया गया, है ना। शेष लाया गया बच्चों कितना रुपए, 1,66,000 रुपए। कितना रुपए है शेष लाया गया, लाभ के रूप में हुआ 1,66,000 रुपए। अब इधर और कुछ भी चीजें लिखनी है क्या, आहरण पर ब्याज लिख सकते थे, लेकिन आहरण पर ब्याज की गणना हम लोगों को करने के लिए नहीं कहा गया इस प्रश्न में, इसी कारणवश हम लोग आहरण पर ब्याज की गणना नहीं करेंगे। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोग लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में लिख सकते हो, कार्यविधि में एक बार नजर डाल लीजिए। तो कार्यविधि के तत्पश्चात हम लोगों को पता चलता है बच्चों कि हमारे द्वारा बनाई गई कार्यविधि में ऐसी कोई भी गणना नहीं है जिसको हम लोग क्या कर सके, केवल और केवल लाभ के अलावा किसी भी व्यवहार को लाभ हानि नियोजन खाते के समाकलन पक्ष में लिख सके। तो आइए चलते हैं लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष की ओर कि किन किन व्यवहारों को हम लोगों को लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में लिखने हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों पूंजी पर ब्याज किनको दिया जा रहे हैं, अनंत जी और शिव जी को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जा रहे हैं। तो पूंजी की गणना किए थे हमने कितने रुपए, तो अनंत जी को मिल रहा था 8,000 रुपए और शिव जी को भी मिल रहा था बच्चों 8,000 रुपए की धनराशि। तो लिख लीजिए भैया अनंत जी के कॉलम में भैया 8,000 रुपए और शिव जी के कॉलम में 8,000 रुपए, जो आप लोगों ने क्या किए, अनंत जी और शिव जी के द्वारा प्राप्त की गई ब्याज की धनराशि का योग किए तो वो पता चल रहा है आप लोगों को 16,000 रुपए बच्चों, है ना। और क्या था भैया, तो आप लोग देखिए आप लोगों ने क्या किया था, गंगा राम जी को प्रति वर्ष 24,000 रुपए वेतन देने का प्रावधान रखे थे, है ना। किनको वेतन देने थे आप लोगों को, गंगा राम जी को 24,000 रुपए प्रति वर्ष आप लोगों ने वेतन देने का प्रावधान रखा था बच्चों। तो यहां पास लिख लीजिए वेतन खाता से गंगा राम जी को देखिए अब आपने दे दिए 24,000 रुपए। ये भी आप कहां लिखोगे, तो लाभ हानि नियोजन खाता के विकलन पक्ष में लिखने वाले हो बच्चों। और क्या था,
तो बच्चों आप लोग देखिए कितने रुपए आपने कमीशन दिए थे, किनको दिए थे, तो कमीशन खाते से गंगा राम जी को ही आपने कमीशन दिए थे। तो ये भी आप लिख लीजिए भैया, कमीशन खाते से कहां पास, गंगा राम जी को 6,300 रुपए से लाभ हानि नियोजन खाते के किस ओर, तो विकलन पक्ष की ओर बच्चों, है ना। और कौन से भैया आपके लेन देन है जो छूट गए हैं, तो सर हमारे जो लेन देन है उनमें छूटा हुआ है कौन सा, तो दान कोष में लगाया गया। तो दान कोष में हमने क्या किया गया बच्चों, 20% हिस्सा दी, और उस 20% हिस्से की जो धनराशि थी वो कितनी थी, 23,940 रुपए बच्चों। तो यहां पास लिख लीजिए दान खाते से कहां पास भैया, 23,940 रुपए से, कितने रुपए से, 23,940 रुपए की धनराशि आप लोग यहां पास लिखने वाले हो बच्चों। बच्चों और क्या क्या चीजें बची गई भैया हमारे इस कार्यविधि में, जो हमने यहां पास किसमें नहीं लिखे हैं, अपने द्वारा बनाई गई इस लाभ हानि नियोजन खाते की कॉलम में बच्चों, है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहां पास हम लोगों को देखने से पता चल रहा है कि अभी कार्यविधि में बनाई गई जो भी कार्यविधि हमने रखी थी उनमें से ऐसा कोई भी व्यवहार अब नहीं रहा है जिनको हमने लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखा है ना। साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी को तो नहीं लिख सकते, न ही हम आहरण को लिख सकते हैं। अब बच गई है बच्चों केवल और केवल लाभ हानि खाते में हम लोगों को जो भी लाभ बांटने हैं, किनको किनको भैया, आपके अनंत जी और शिव जी को। तो आइए देखते हैं कि किस पक्ष का योग अधिक हो रहा है, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर साझेदारों को लाभ हो रहा है या साझेदारों को हानि हो रही है बच्चों मैं बता दूं, यदि लाभ हानि नियोजन खाता बनाते वक्त विकलन पक्ष का योग अधिक आता है देन समाकलन पक्ष के, तो साझेदारों को हानि होती है। और यदि समाकलन पक्ष का योग अधिक आता है देन विकलन पक्ष के, यदि आप क्या बनाते हो, लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हो, तो साझेदारों को हमेशा लाभ प्राप्त होगा बच्चों। तो यहां पर देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि लाभ हानि नियोजन खाते में विकलन पक्ष का योग जो है वो कम है देन किस पक्ष की ओर से बच्चों, समाकलन पक्ष की ओर से। समाकलन पक्ष का योग आ रहे हैं बच्चों 1,66,000, लेकिन यहां पर देखिए आपके विकलन पक्ष का योग कितना आ रहा है, ये एक बार ऐड करके देखें। यहां पास देखिए आपने दे दिया भैया 16,000 रुपए की धनराशि को पूंजी के रूप में, 24,000 रुपए आपने वेतन के रूप में दे दिए। कितना हुआ, 16,000 प्लस 24,000 रुपए हो गए आपके कितने, तो बच्चों वो हो गए 40,000 रुपए, है ना। आपने कमीशन के रूप में दे दिया कितना रुपए, 6,300 रुपए, 40,000 प्लस 6,300 जब आपने ऐड किए तो कितने हुए, 46,300। 46,300 रुपए में आप लोगों को ऐड करने हैं जो दान खाते से आपने रखे हुए हैं उसको, तो 23,940 रुपए की जो धनराशि है उसको अब आप ऐड करते 46,300 में, तो वो बन करके आता है बच्चों 70,240 रुपए। कितना होता है, 70,240 रुपए की जो धनराशि है वो बन करके आती है आपके समकक्ष। लेकिन देखिए अभी भी 70,240 रुपए तो आपके विकलन पक्ष का हो रहा है, लेकिन समाकलन पक्ष का योग कितना आ रहा है, समाकलन पक्ष का योग आ रहा है बच्चों 1,66,000। मतलब विकलन पक्ष का योग कितना कम आ रहा है, विकलन पक्ष का योग कम आ रहे हैं बच्चों 95,760 रुपए का। कितना रुपए का कम आ रहे हैं, 95,760 रुपए का। अर्थ यही है कि अनंत जी और शिव जी को लाभ प्राप्त हो रहे हैं। किनको किनको लाभ प्राप्त हो रहे हैं, अनंत जी और शिव जी को। सर यहां तो 3 साझेदार हैं तो 2 ही साझेदारों को लाभ क्यों, तो बच्चों आप लोगों को प्रश्न में ही बता दिया गया कि शेष लाभ अथवा हानि को क्या करने हैं, आपको अनंत जी और शिव जी में ही विभाजित करने हैं। तो लाभ और हानि का बंटवारा किन दोनों साझेदारों के बीच में होगा, तो अनंत जी और शिव जी के बीच में होगा। जो 95,760 रुपए हैं उन दोनों को ही हम लोग समान रूप से यदि विभाजित करते हैं किनको किनको, लाभ हानि खाते से के रूप में अनंत जी और शिव जी को, तो वो निकल करके आते हैं बच्चों 47,880 रुपए। कितना रुपए निकल करके आते हैं बताइए, 47,880 रुपए की धनराशि अनंत जी और शिव जी को लाभ के रूप में मिल जाती है बच्चों। अब दोनों पक्षों का योग करके देख लीजिए कि दोनों पक्षों का योग समान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए विकलन पक्ष का योग भी अब क्या हो गया, समाकलन पक्ष के योग के बराबर हो गया। विकलन पक्ष का योग भी 1,66,000 रुपए हो गया। अर्थ यही है कि हम लोगों का ये जो लाभ हानि नियोजन खाता है वो सक्सेसफुली बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से बन गया है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता तो बनाना आ ही जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तत्पश्चात।
है ना। तो आइए चलते हैं और स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि साझेदारों का अगर आप पूंजी व चालू खाते बनाते हो स्थिर पूंजी पद्धति से तो साझेदारों के पूंजी खाते में केवल साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी का ही आप लेखा करते हो, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि भैया आप लोगों को स्थिर पूंजी पद्धति से ही साझेदारों के पूंजी व साझेदारों के चालू खाते बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं साझेदारों के पूंजी खाते, उसके तत्पश्चात चलेंगे साझेदारों के चालू खाते की ओर। बच्चों, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे साझेदारों के पूंजी खाते का फॉर्मेट देख पा रहे होंगे, उसमें बताया गया है, इसमें भी क्या किया गया है, दो पक्ष दिए गए हैं, एक तो विकलन और दूसरा समाकलन। बच्चों, विकलन पक्ष में आप लोग देख पा रहे होंगे कि भैया बना है आपका विवरण का कॉलम, बना है आपका अनंत जी, शिव जी और गंगाराम जी के नाम से कॉलम, है ना। ठीक उसी प्रकार से आपके समाकलन पक्ष में बना है विवरण का कॉलम और अनंत जी, शिव जी और गंगाराम जी के नाम से कॉलम। क्योंकि तीन साझेदार हैं, भले ही गंगाराम जी ने पैसे नहीं लगाए हैं, पूंजी नहीं लगाई है व्यवसाय के संचालन प्रक्रियाओं के लिए, लेकिन है तो वो भी व्यापार का ही साझेदार, तो वहां पास आप लोगों को क्या करना होगा, उनको भी साझेदार के रूप में लेना होगा बच्चों। तो यहां पास देखिए अनंत जी और शिव जी ने क्या लगाए थे, 1,60,000 रुपए की धनराशि और 1,60,000 रुपए की धनराशि क्रमशः उन्होंने व्यापार संचालन में पूंजी के रूप में लगाई थी। तो शेष लाया गया के रूप में हम क्या करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते के समाकलन पक्ष की ओर लिख लेंगे बच्चों। किस ओर लिखेंगे, साझेदारों की पूंजी खाते के समाकलन पक्ष की ओर शेष लाया गया के रूप में लिख लेंगे। और ये शेष कहां से आएगा, तो अनंत जी, शिव जी और गंगाराम जी के द्वारा लगाई गई पूंजी से। चूंकि गंगाराम जी ने पूंजी नहीं लगाई है तो उनकी जो कॉलम होगी वो खाली रहेगी ऐसे ही, लेकिन अनंत जी और शिव जी ने क्या लगाई है, 1,60,000 रुपए और 1,60,000 रुपए की क्रमशः राशि उन्होंने लगाई हुई है बच्चों। तो यहाँ पास शेष लाया गया के रूप में साझेदारों के पूंजी खाते के समाकलन पक्ष में हम लोग लिख लेंगे, है ना। और यहां पास जब हम लोगों को दोनों पक्षों का योग बराबर चाहिए तब हम लोग उस परिस्थिति में करते क्या हैं भैया, अब साझेदारों की पूंजी खाते के विकलन पक्ष का योग भी देख लेंगे। तो यहां पास तो इधर कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, शेष ले गए के रूप में उस धनराशि को ही लिख लेंगे और दोनों पक्षों का योग जो होगा बच्चों वो क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि स्थिर पूंजी पद्धति से आखिर साझेदारों का पूंजी खाता किस प्रकार से बनाया जाता है यह भी बहुत ही आसान शब्दों में और सरलता से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आइए चलते हैं और स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों का चालू खाता किस प्रकार से बनाया जाता है उसको बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बताया था कि यदि आप साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते बनाते हो तो आप लोगों को लाभ हानि नियोजन खाते को एक बार देखने हैं और उससे ही पता लगाने हैं आप लोगों को फर्म के दृष्टिकोण से आपने क्या देखे और अपने साझेदार के दृष्टिकोण से क्या देखे। बच्चों, लाभ हानि नियोजन खातों को बनाते वक्त आप लोगों ने देखा था कि भैया लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में जो भी चीजें आपने लिखी हुई हैं उन्हीं लेन देनों को या उन्हीं व्यवहारों को आप लोगों को कहां लिखने हैं, साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष की ओर। हाँ, लेकिन बात याद रखिएगा, वो जो लेन देन होंगे वो साझेदारों से संबंधित लेन देन होंगे, जिन्हीं को आप क्या करोगे, साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष की ओर लिखने वाले हो बच्चों। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आखिर लाभ हानि नियोजन खाते में हम लोगों ने साझेदारों से संबंधित किन किन व्यवहारों का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते के विकलन पक्ष में किया था। तो बच्चों, हम लोगों ने सर्वप्रथम किया था साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना। किसकी गणना करी थी, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना। तो यहां पास आप क्या लिखोगे, साझेदारों की चालू खाते के समाकलन पक्ष में पहला पॉइंट आ जाएगा बच्चों, पूंजी पर ब्याज को। पूंजी पर ब्याज को तो किनको आपने पूंजी पर ब्याज दिया था, तो अनंत जी और शिव जी को आप लोगों ने पूंजी पर ब्याज दिया था। तो यहां पास लिख लीजिए अनंत जी के कॉलम में भैया क्या 8,000 रुपए की राशि पूंजी के रूप में और शिव जी के भी कॉलम में 8,000 रुपए की राशि भैया किस रूप में, तो पूंजी के रूप में बच्चों, है ना। और साथ ही साथ अगर बात कही जाए किनकी, गंगाराम जी की, तो बच्चों गंगाराम जी ने किसी भी प्रकार की पूंजी व्यवसाय के संचालन प्रक्रियाओं में नहीं लगाई थी, तो उनको पूंजी पर तो ब्याज नहीं मिलता है, तो उनकी कॉलम जो होगी वो खाली रहेगी बच्चों, है ना। और क्या क्या चीजें थी, तो बच्चों गंगाराम जी को वेतन के रूप में हम लोग 24,000 रुपए प्रति वर्ष देते हैं, जो कि साझेदारों से संबंधित व्यवहार है ना। तो यहां पास आ जाएगा वेतन खाता को
क्या आ जाएगा, वेतन खाता को कितना रुपए। तो यहां पास देखिए अनंत जी और शिव जी का कॉलम तो खाली रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने वेतन तो दिए हैं गंगाराम जी को, तो यहां पास गंगाराम जी के कॉलम में लिख लेंगे हम लोग 24,000 रुपए की धनराशि बच्चों, है ना। और साथ ही साथ बच्चों कमीशन खाते को, चूंकि ये गंगाराम जी से रिलेटेड व्यवहार है, एक साझेदार जो है गंगाराम जी, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में लिख लेंगे बच्चों। उसको लिखेंगे कमीशन खाते के रूप में, जहां पास आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग क्या करेंगे भैया, 6,300 रुपए गंगाराम जी के कॉलम में फिर से लिख लेंगे कमीशन खाते के रूप में, है ना। फिर से क्या रहेगा, अनंत जी और शिव जी का कॉलम जो रहेगा वो खाली रह जाएगा बच्चों। और क्या था, तो बच्चों वो था लाभ हानि खाते को। लाभ हानि हुआ था, किनको लाभ हुआ था, तो वो लाभ हुआ था बच्चों अनंत जी को और शिव जी को। तो अनंत जी और शिव जी को जो लाभ की राशि हम लोगों ने बांटी थी, उन्हीं धनराशि को हम लोग क्या करेंगे, साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में लाभ के रूप में लिख लेंगे बच्चों। तो आइए देख लेते हैं लाभ खाता को कितना रुपए भैया, तो अनंत जी के धनराशि के कॉलम में 47,880 रुपए और शिव जी के कॉलम में भी 47,880 रुपए की धनराशि यहां पास लिखी जाएगी बच्चों। फिर से यहां पास गंगाराम जी का कॉलम खाली रह जाएगा, क्योंकि गंगाराम जी को किसी भी प्रकार के लाभ का विभाजन नहीं किया गया है ना। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर साझेदारों के चालू खाते में अगर विकलन पक्ष की बात कही जाए तो किन किन व्यवहारों को हम लोग विकलन पक्ष में लिखने वाले हैं। तो बच्चों विकलन पक्ष में हम लोग लिखने वाले हैं साझेदारों के द्वारा ली गई आहरण की राशि को। किसको लिखने वाले हैं, साझेदारों के द्वारा ली गई आहरण की राशि को। तो आहरण कितने कितने रुपए लिए थे, तो बच्चों अनंत जी, शिव जी और गंगाराम जी ने क्रमशः 20,000, 18,000 और 26,000 रुपए की धनराशि को अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से या व्यक्तिगत उपयोग के लिए क्या किए थे, आहरित किए हुए थे। तो वो आहरण की राशि आप लिख लीजिए साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष में। किनके खाते में, अनंत जी, शिव जी और गंगाराम जी के खाते में। तो कितने कितने अमाउंट, वो भी 20,000, 18,000 और 26,000 रुपए के अमाउंट। अब दोनों पक्षों का योग देख लीजिए, किन पक्षों का योग आ रहा है बच्चों, किन पक्ष का योग अधिक आ रहा है और किन पक्ष का योग जो है वो कम आ रहे हैं। तो बच्चों हम लोगों को देखने से ही पता चल रहा है कि साझेदारों के चालू खाते में, जो साझेदारों का चालू खाता है उसमें भैया आप लोगों के समाकलन पक्ष का योग अधिक आ रहा है देन किसके, आप लोगों के साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष की योग से। बच्चों साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष का योग आ रहा है भैया कितना कितना, तो आइए देख लेते हैं अनंत जी का योग और साथ ही साथ शिव जी और गंगाराम जी के कुल योग कितने आ रहे हैं साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष की ओर। तो बच्चों यहां पास अनंत जी का यदि योग किया जा रहा है तो उसमें हम लोगों को पता चल रहा है कि 8,000 और 47,880 रुपए का जब योग किया जाता है तो वो बन करके आता है बच्चों 55,880 रुपए। ठीक उसी प्रकार से शिव जी के यदि कुल राशियों का योग किया जाता है तो उनकी भी जो राशि होती है वो बच्चों हो जाती है 55,880 रुपए की। और साथ ही साथ यदि हम लोग गंगाराम जी के द्वारा अर्जित की गई धनराशियों का योग करते हैं तो उनकी धनराशि निकल करके आती है बच्चों कितने रुपए, तो 30,300 रुपए। अब यही योग जो है हम लोगों को किस ओर भी चाहिए, साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष की ओर भी चाहिए। लेकिन क्या उतना योग है दिख रहा है, क्या हम लोगों को नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, साझेदारों के चालू खाते के विकलन पक्ष में शेष ले गए के रूप में हम लोग जितनी धनराशि का कमी हो रहा है उतनी धनराशि शेष ले गए के रूप में लिख लेंगे। जैसे कि अनंत जी की जो धनराशि थी साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष में 55,880 रुपए हैं, लेकिन यदि विकलन पक्ष की योग की बात कही जाए तो वो है 20,000 रुपए। तो कितने रुपए की कमी हो रही है बच्चों, तो वो कमी हो रही है 35,880 रुपए की। कितने रुपए की, 35,880 रुपए की कमी हो रही है। तो शेष ले गए के रूप में हम अनंत जी के कॉलम में लिख लेंगे 35,880 रुपए। ठीक उसी प्रकार से जब हमने शिव जी के क्या किया था, साझेदारों के चालू खाते के समाकलन पक्ष का योग करा था तो उनकी जो धनराशि थी वो भी निकल करके आई थी 55,880 रुपए। लेकिन जब हमने
विकलन पक्ष का योग देखा तो वो था बच्चों 18,000 रुपए, केवल और केवल कितना 18,000 रुपए। तो वो कितना शेष लेंगे, तो वो बच्चों लेंगे शेष के रूप में कितना 37,880 रुपए। कितना लेंगे 37,880 रुपए की धनराशि शेष ले गए के रूप में लेंगे बच्चों। और साथ ही साथ गंगाराम जी जो हैं वो शेष ले गए के रूप में 4,300 की धनराशि लेने वाले हैं बच्चों, है ना। अब देखिए दोनों पक्षों का योग करके देख लीजिए। दोनों पक्षों में अनंत जी का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है 55,880 रुपए। शिव जी का जो योग आ रहे हैं वो आ रहे हैं 55,880 रुपए। और साथ ही साथ गंगाराम जी का जो योग आ रहे हैं बच्चों दोनों पक्षों में वो आ रहे हैं आपके 30,300 रुपए की धनराशि। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से कि आप लोगों को इस सेशन की मदद से और इस प्रश्न की मदद से कि आखिर लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ स्थिर पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी खाते व साझेदारों के चालू खाते किस प्रकार से बनाया जाता है, ये बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। बच्चों यदि आप लोगों को लगता है कि हमारे द्वारा लाई गई ये जो भी कंटेंट या वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए मददगार हैं, या जिन व्यक्तियों को और ऐसे ही कंटेंट्स की जरूरत है तो उन व्यक्तियों के पास इन कंटेंट्स को शेयर कीजिए ताकि उन व्यक्तियों को भी मदद मिल सके बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के माध्यम से जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर एक ही प्रश्न से हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता और साथ ही साथ स्थिर व परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से साझेदारों के पूंजी चालू व साझेदारों के पूंजी खाते किस प्रकार से बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद।